मोदी की बांग्लादेश की जो विजिट है उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो बांग्लादेश से एक एक्टर आया था टीएमसी को सपोर्ट करने, तो उसका वीज़ा रद्द कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी के वीज़ा रद्द करने की बात कर रही है ममता बनर्जी। पहला ही सवाल आपने कैसा पूछ दिया, ये मानसिक दिवालियापन की स्थिति पर पहुंच गई है ममता दीदी। इस तरह की भाषा किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देती। सबसे पहले तो ये है कि ये बांग्लादेश के लिए उनका 50वां स्थापना दिवस था, जैसे हमारे लिए 15 अगस्त है। तो ये हमने तो डिसाइड किया नहीं था, जाहिर है उनका पहले से प्लान था। दोनों की बात हुई, दोनों देशों की सरकारों की बात होने के बाद ये प्रोग्राम बना, सार्वजनिक तौर पर सामने आया। उसके बाद आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो इस देश के लिए गौरव लेकर आते ही आते हैं। अगर वहाँ पर कोई वो मंदिर होता है तो वहाँ पर भी जाते हैं, उस देश के जो भी समाज होते हैं उनके बीच में भी जाते हैं, लोकल लोगों से वहाँ पे एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये हर देश के साथ हुआ है। तो इस तरह की बातों की बात करना अपने आप में कहीं ना कहीं निहायती, मैं क्या कहूँगा, मानसिक दिवालियापन और हार की हताशा है। लेकिन ये आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने मेरे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया, वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना की। नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे कि समय के साथ साथ अपना धर्म भी बदल लेते थे और ड्रेस भी बदल लेते थे, टोपी भी बदल लेते थे। लेकिन मेरे देश के एक प्रधानमंत्री हैं जो मेरे देश की संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं, उसकी बात करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक बात उनको एक्टर से कंपेयर किया गया, एक्टर को आपने अपने प्रचार के लिए बुलाया हुआ था और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए हुए थे बांग्लादेश में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने, देश के 130-135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने। तो जाहिर बात है वो किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहे थे। इस तरह की बातें तो कम से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर यही सब रहा तो इंसान क्या पूजा करनी छोड़ दे क्या? 2019 से पहले केदारनाथ गए, उस बात पर हंगामा, कुंभ में नहाने चले गए, उस बात पर हंगामा, पशुपतिनाथ मंदिर चले गए, उस बात पर हंगामा, आज इस बात पर हंगामा। मतलब क्या कि चुनाव अगर इस देश में जो हर महीने होते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं और बीजेपी पूरी मेहनत और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा चुनाव तक सबको बहुत अच्छी तैयारी के साथ लड़ा जाता है। तो क्या किया जाए? क्या पूजा करनी छोड़ दें क्योंकि चुनाव है? मुझे लगता है गौरव का पल है, बड़ी बात है। और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के बीच में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने उनका साथ दिया, उनके साथ समय बिताया, उनकी ज़रूर परेशानियां भी बताई होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के बराबर में अगर एक छोटा सा हॉल बन जाए तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए बेहतर रहेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि अपने देश में तो आप अपने लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके देश के बाहर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए उनकी सुख सुविधा और उनकी चिंता कर रहे हैं कि उनको क्या होना चाहिए क्या नहीं। बेहद खूबसूरत और लाजवाब। ममता बनर्जी ने तो ये भी एलिगेशन लगा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का चुनाव, आज वहाँ पे मतदान था भी, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एक ही बात हो गई है बिल्कुल। मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है उनको वो किस तरह से चुनाव प्रचार करें। सब चले गए हैं, सेनापति चले गए हैं, सेना चली गई है, लोग चले गए हैं, एकमात्र अकेली पड़ गई है। मुझे सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन क्या करें, 10 साल में आपने बंगाल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। राजनीतिक हत्याओं में क्या हालात हैं बंगाल के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या हाल है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हत्याओं के बाद लोगों में किस तरह का डर है, क्या माहौल है। आपकी टीम भी वहाँ पर गई थी, उन्होंने देखा होगा। उनको बहुत जगहें तो ऐसी रही होंगी जहाँ कैमरा खोलने की उनको इजाज़त नहीं मिली होगी, या कह दिया होगा आपके ड्राइवर ने कि यहाँ पर कैमरा मत खोलना वरना पीट देंगे लोग आपको पकड़ के। तो इस अनारकी, इस अराजकता में उन्होंने स्टेट को पहुँचा दिया है। आज ये इस तरह के हथकंडे अपनाना कि वो प्रचार कर रहे हैं। मेरे देश में जब अलग अलग चरणों में चुनाव होता है तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चुनाव चल रहा होता है उसकी बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जिस पर आने वाले चरण में चुनाव है वहाँ पर प्रचार चल रहा होता है। नॉर्मल बात है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है ही नहीं। पता नहीं कौन से लॉजिक से वो कह रही हैं। भगवान ही मालिक है। मैं कहता हूँ, भगवान से ये उम्मीद करता हूँ और ऐसी इच्छा जाहिर करता हूँ कि वो चुनाव जब तक खत्म हो, जब तक उनकी मानसिक स्थिति मजबूत रहे और उसके बाद भी वो स्वस्थ रहे, क्योंकि उम्मीदें कम लग रही हैं ऐसी। ममता बनर्जी को लेकर सर, अभी आप भी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल से होकर आए हो, तो लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि इस बार के जो चुनाव, यहाँ पे जो मतदान अभी जो पहले चरण के हो रहे हैं वो अभी काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहे हैं, वरना लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी बंगाल में। देखिए, हिंसा का इतिहास रहा है बंगाल में। आप एक चीज़ देख लीजिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे रक्त चरित्र राजनीति की हम बात करते हैं, उस पर मैं बार बार एक ही बयान देता हूँ और मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1997 में वामपंथ की सरकार में गृह मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था 1997 में विधानसभा के एक सत्र के दौरान सवाल जवाब में कि हाँ, हमारी सरकार के दौरान 23,000 हत्याएं हुई हैं। 2016 की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उस साल में 83 दंगे, राजनीतिक दंगे हुए थे जिसमें 206 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो कि किसी में एक्सीडेंट, प्रदेश में उतना एक्सीडेंट नहीं होता है।
ये हालात हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2019 का एनसीआरबी का डेटा ममता दीदी ने अभी तक भेजा नहीं है केंद्र को। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है राजनीतिक हत्याएं उनके राज्य में कितनी हुई हैं। जब उसका जवाब देना पड़ेगा उनको, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। देश की जनता की तरफ से ये एक सवाल उठ रहा है कि आज जो पहले चरण की वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल में, और उसमें 5 बजे तक ही 80% तक वोट डल चुके थे। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अभी से अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। 84.24% यानी कि 84.24% मतदान हुआ था 2017 में। 17 के बाद से अगर मैं बात करूं अब 16 में, तो 2016 में जो 84.24% मतदान हुआ था, इस बार उससे ज़्यादा होगा। 80% हो गया था 5 बजे तक, और करीब 6:30 बजे तक मतदान होना है। और कुछ बूथों पर तो 9, 9:30 बजे तक भी वोटिंग होती है तमाम परेशानियों की वजह से। इस बार कहीं ना कहीं 87, 88% या 90% जाएगा। जनता का मूड साफ है। 2011 में जब बम्पर वोटिंग हुई थी, उससे 2016 में करीब 3%, 2.5% कम हुई थी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ममता दीदी को एक और मौका देना चाहते थे। लेकिन इस बार बंगाल की जनता उनसे नाराज़ है, उनको जवाब देना चाहती है, उनको बताना चाहती है, एक नेशनल नैरेटिव से जुड़ना चाहती है, देश की राजधानी के साथ जुड़ना चाहती है, केंद्र की सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से बंगाल में हो। वहाँ पर भी वहाँ की माताओं बहनों को तमाम वो स्कीमें मिलें, वहाँ के किसान को सम्मान निधि मिले। जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, 2 साल की जो आपकी किसान सम्मान निधि बची हुई है उसको हम देंगे, 18,000 रुपये आपको देंगे। तो वो सब उनको चाहिए। बंगाल को चाहिए चेंज। इट्स यर्निंग फॉर चेंज नाउ। सर, शरद पवार 1 तारीख से बंगाल जा रहे हैं। शिवसेना पहले से ही कह चुकी है कि हम ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वेस्ट बंगाल में चुनाव रैली कर नहीं रहे हैं, और अखिलेश यादव की तरफ से भी खबर आ रही है कि शायद वो भी वेस्ट बंगाल जा सकते हैं। इन सब के सपोर्ट के बावजूद भी ममता बनर्जी फ़ोन करती हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष को सपोर्ट के लिए, उनके लिए रैली करने के लिए, मतलब उनके लिए सपोर्ट करने के लिए। कौरवों के साथ सारा संसार था, पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन बावजूद उसके जीत गए, और जीत किसकी हुई वो सबने देखा है। जाहिर है बीजेपी वर्सेस ऑल इस देश में 2014 के बाद से एक नैरेटिव बना है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उसके सामने सब लड़ते हैं। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो हमेशा बीजेपी के सामने विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं। याद होगा आपको, ममता दीदी एक बार आई थी बंगाल से दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के लिए अन्ना जी के मंच पर, लेकिन क्या हुआ, पहुंची नहीं। याद होगा आपको तमाम वो तस्वीरें जब ताकत दिखाई गई थी, इकट्ठा करके केजरीवाल से लेकर तमाम लोग बंगाल पहुंच गए थे, क्या हुआ, फुस हो गया। इस तरह के जितने भी ये अनहोली अलायंस होते हैं, ये चलते नहीं है ज़्यादा दिन, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बेडरूम में बैठे हुए अखिलेश जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, इटली के राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आखिरकार सबकी निजी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो महीना, 2 महीना, 4 महीना चलने के बाद अपने आप ही अलायंस टूट जाता है। बहुत अच्छी बात है ये प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। बेहतर होता अपने राज्य में प्रचार करते, क्योंकि अखिलेश जी तो मेरा ख्याल अभी लंदन थे कुछ दिनों पहले। अपने राज्य को देखिए, 2021-22 में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर पता चल जाएगा उनको। जहाँ तक शरद पवार जी की बात है, वो वाजे कोई संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। उनके अपने राज्य में उनकी सरकार कितनी अस्थिर है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने चाहे पूरे देश का विपक्ष आ जाए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता बीजेपी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जितने भी वोट अगर ज़्यादातर गए तो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। ईवीएम में फिर से खराबी दिखाई गई है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जब जब बीजेपी बम्पर बहुमत से जीतेगी तब तब ईवीएम खराब रहेगा, अब से लेकर 50 साल तक। और जब जब बीजेपी हारेगी, ईवीएम बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आपको ये सुनने को मिलेगा, शायद बात ही नहीं करने को मिलेगी ईवीएम की। सो जनता अब इन चीज़ों से ऊपर निकल चुकी है। बेहतर होगा हमारे ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न लोग जो हैं, जो नेता हैं, ये भी इस चीज़ से बाहर निकल जाए। जनता को सब समझ में आता है। बीजेपी 2014 में जीती, 15 में दिल्ली हारी तो सब ठीक था, 14 में जीती तो ईवीएम खराब था, 19 के बाद फिर दिल्ली में हम हारे, फिर ईवीएम का रोना, तमाम जगहों पर इस तरह का रोना। हम राजस्थान में जीतते हारे हम तो बिल्कुल ठीक है, वहीं कहीं और अगर हम जीत जाएं तो बिल्कुल ख़राब है, वहीं बिहार में हम जीते तो ईवीएम। नंदीग्राम में जो आज वोटिंग हो रही थी, उसको लेकर भी टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि बीजेपी बाहर से गुंडे लाकर नंदीग्राम के लोगों को डरा धमका रही है। मेरे देश की सेना को अगर कोई गुंडा कहेगा तो इस देश की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देश की सेना है, और वही इंश्योर कर रही है कि वोटर जो है वोट बैंक वो बूथ तक जाए और खुले तौर पर अपनी वोटिंग करें। मेरे देश में हज़ारों मीडिया संस्थान हैं, छोटे बड़े सब लगाकर
सब वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी ने एक कोई केस ऐसा बताया हो कि किसी को वोट करने से रोका गया हो तो बताएं। अनर्गल बयानबाजी करने से और अपनी फ्रस्ट्रेशन और हताशा दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप दौरा कर आए हैं बंगाल का, और बंगाल को लेकर जिस तरीके की चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर तमाम दिनों से देखी जा रही हैं, लोगों का ये कहना है कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे दिखाई पड़ रहे हैं हर जगह पर। बंगाल में जो होता है उसका 10% भी मीडिया में नहीं आता है। हिंदुस्तान के जितने भी चैनल्स हैं मीडिया में 10% भी नहीं आता है जो आतंक वहाँ पर ममता दीदी का है। राजनीतिक हत्याएं इतनी हो गई हैं, इतनी उत्तर प्रदेश में हो गई होती तो अब तक आतंक मच गया होता। और ये चीज़ मान लीजिए, वहाँ पर ममता दीदी के खिलाफ कोई बाहर निकल कर बोल नहीं सकता। अगर आप बोलेंगे तो आपका घर जला दिया जाएगा, आपकी बहन बेटियों को रेप कर दिया जाएगा। बीजेपी के 130 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पर मारे गए हैं। जाहिर है, ऐसा तो नहीं है कि मारे गए हैं तो वो अपने आप ही रोज़ खुद को फांसी लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। एक जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल लोगों के लिए ये एक मजाक सा है कि किसी को भी मार देना, मरवा देना, ये बहुत आम चीज़ है। जब वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थर चल सकते हैं तो एक कार्यकर्ता की क्या हैसियत उनके सामने, वो जब चाहे उसके घर पहुँच जाते हैं। लेकिन बीजेपी बख्शेगी नहीं किसी को। जिसने भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है, ये सरकार आएगी और पूरी तरीके से प्रोब करा के जितने भी गुंडे हैं, जो मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों को पकड़ा गया और जेल में डाला गया और लोग दूसरे स्टेट में जा जाकर बैठ गए डर के मारे जेल में, वही हाल बंगाल में होने वाला है। ये भी आ रही हैं कि ममता बनर्जी की जो पुरानी फाइल्स हैं और जितना भी जो कार्य वितरण की जो फाइल हैं वो सारी अब डिलीट की जा रही हैं या फिर छुपाई जा रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, चोरों को डर तो लगता ही है जब उनकी कुर्सी जाने वाली होती है, कोई और आने वाला होता है। लोकतांत्रिक ढांचा है, राजा रानी तो आप है नहीं कि एक बार आप कुर्सी पे बैठ गए तो आपका बदलाव नहीं हो सकता। उनको भी पता है सरकार जा रही है, उसके बाद उनके करप्शन की फाइल, तमाम चीज़ें खुलेंगी। आप कर लीजिए फाइलें इधर जितनी आपको करनी है। ये दिखाता है कि आप चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें आता है करप्शन किस तरह से रोकना है। हमें आता है कि देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर 100 दिन जेल में कैसे रहते हैं। जब करप्शन की बात आएगी तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम सरकारों की। न खाएंगे न खाने देंगे। धन्यवाद सर।